चलिए, तो अब हम आगे शुरू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सॉयल एज अ रिसोर्स। सॉयल एज अ रिसोर्स, चलिए देखते हैं। सॉयल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना, नेचुरल रिसोर्स। अच्छा, नेचुरल रिसोर्स क्या होती है? वो जो नेचर से मिलती है। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? वो सारी रिसोर्सेज जिनको हम अगेन अगेन इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, और जिनमें रिप्लेनिशिंग, है ना, रीजनरेटिंग की पावर होती है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रोथ, क्या इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी पर पेड़ पौधे होते हैं जो बड़े होते हैं, बहुत सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इस पर, है ना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये क्या है? द सॉइल इज़ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम मतलब कंटिन्यू बनती रहती है और इरोजन होता रहता है, पढ़ेंगे अभी आगे, है ना। तो ये क्या होता है? लिविंग सिस्टम, जब इसमें कंटिन्यू चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लगती है सॉइल को बनने में, और कुछ सेंटीमीटर की सॉइल से बनने में ही। अच्छा, आपको क्या सारी चीज़ें होती हैं जो ये डिटरमाइन करेंगे किस टाइप की सॉइल होगी? तो वो रिलीफ फीचर होता है, ढलान कितनी है ज़मीन की, कैसी कैसी, पेरेंट रॉक किस वाली रॉक से ये मिट्टी बनी है ना, या बेड रॉक बोल दीजिए। इसके बाद किस वाले क्लाइमेट में ये वाली सॉइल डेवलप हो रही है, आसपास में कौन कौन से पेड़ पौधे वगैरह पाए जाते हैं, और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ भी कौन कौन सी पाई जाती हैं, कितना समय में ये क्या हुई है, डेवलप हुई है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सॉइल को डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल का नेचर कैसा होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं, वेरियस नेचुरल फोर्सेस या फैक्टर्स बोल दीजिए, जो कि क्या होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, है ना, वाटर मॉइस्चर जिसे हम बोलते हैं, हवाएं, ग्लेशियर्स, है ना, और डिकम्पोजर्स भी। डिकम्पोजर्स मतलब जो सड़ा गला के चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, इससे ह्यूमस एक्टिविटीज़, है ना। ह्यूमस क्या होता है? डेड इंडिकेट रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। जब किसमें मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? ह्यूमस, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, समझ में आ गया। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस टेक प्लेस इन द, ये यहाँ से होगा, है ना। सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट, सॉइल ऑल्सो कंटेंस, क्या रखती है अपने अंदर? ह्यूमस, मैंने बता दिया। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो आपको लिविंग बींग से मिलते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो नॉन लिविंग से मिलते हैं। अच्छा, अब क्या होता है बेटा जी कि सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, है ना, और एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना, के बेसिस पे सॉइल्स को हमने क्लासीफाई कर रखा है कुछ टाइप्स में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अक्सर बोर्ड में आते हैं, है ना। तो इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, भारत में अलग अलग टाइप की ज़मीनें पाई जाती हैं, मैंने बताइए तो पहले बताया था ना, क्या बताया था कि माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेटूज पाए जाते हैं, प्लेन्स पाए जाते हैं, आइलैंड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे टाइप की चीज़ें, है ना, इसी तरीके से। तो दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ठीक है। पेड़ पौधे भी, है ना, लैंड फॉर्म्स भी, क्लाइमेटिक कंडीशन भी, सब ने। चलो बेटा जी एलिवल सॉइल पे पहुँचते हैं। देखो एलिवल सॉइल क्या है? एलिवल सॉइल आप समझिए कि एलिवल सॉइल द सॉइल दैट इज कैरिड बाय द रिवर्स, वो मिट्टी जो ज़मीन किसके द्वारा लाई जाती है? नदियों के द्वारा। जो मिट्टी नदियों के द्वारा लाई जाती है क्या कहलाती है? एलिवल सॉइल कहलाती है। ये मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू और द पर्पज़ ऑफ द किसके? एग्रीकल्चर। तो दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल, ये सब जब से ज़्यादा जगह पाई जाने वाली सॉइल पहली बात तो, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वास्तव में पूरा जो है प्लेन पोर्शन जो है इंडिया के नॉर्थ में जो पाया जाता है वो एलिवल सॉइल से बना हुआ है। हिमालय से 3 रिवर्स निकलती हैं, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? दीज हैव बीन मेड ऑफ एलिवल सॉइल, एलिवल सॉइल से बने हुई है। तो क्या हुआ? दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, हिमालय से कई सारी रिवर्स निकलती हैं, है ना। पेरिनियल रिवर्स पढ़ा था ना हमने, हिमालय से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। पेरिनियल रिवर्स गलत, पेरिनियल रिवर्स कौन सी रिवर्स होती हैं? ये वो रिवर्स होती हैं जो हर समय बहती रहती है, कभी भी सूखती नहीं है। तो ये एक्चुअली क्या है? ये रिवर नहीं है, ये रिवर सिस्टम है। रिवर सिस्टम क्या होता है? जब बड़ी छोटी नदियाँ मिलकर एक पूरा सिस्टम प्रिपेयर कर लेती हैं, एक बड़ा रिवर, है ना, फॉर्म करती हैं। जब छोटी छोटी रिवर्स बड़ी रिवर को जॉइन करती हैं तो ये रिवर सिस्टम कहलाता है। तो ये 3 नदियाँ हैं बेटा जी, एक तो गंगा है और उससे पहले भी इंडस, है ना। अगर नॉर्थ टू साउथ पर बात करें तो पहले इंडस आती है, फिर क्या आती है? गंगा आती है आपकी। इंडस और गंगा के बाद क्या आती है? ब्रह्मपुत्र आती है। तो इंडस ने जो ये एलिवल सॉइल जो फैलाई है वो पंजाब हरियाणा के केस में, इंडिया की बात कर रहे हैं केवल, है ना, यहाँ पर।
गंगा ने ये जो सॉइल जो है वो लेकर आई है, वो फैलाई है, वो हरियाणा से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ छोटी छोटी रिवर्स हैं जो गंगा को ज्वाइन करती हैं, तो हरियाणा से ही ये भी स्टार्ट हो जाती है। और हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश हो गया आपका, है ना, उत्तर प्रदेश के बाद आपका ये क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और फिर आप पहुँचिए इसके बाद, हाँ, वेस्ट बंगाल तक कौन पहुँचाता है, गंगा। इसके बाद ब्रह्मपुत्र, कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र आपको पहुँचाएगा असम वाले रीजन में, ठीक है। अब ये क्या है, यहीं से एक छोटी सी पतली लाइन जो है हरियाणा से होते हुए निकलेगी, राजस्थान से होते हुए, और कहाँ तक पहुँचेगी, गुजरात में भी, है ना। तो यहाँ पर भी ये क्या पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल लाइन। हाँ, अब ये बात है, नदियाँ तो लेकर आती हैं, तो अब जब साउथ इंडिया में पहुँचेंगे तो सदर्न इंडिया में क्या होता है, साउदर्न, मैं सदर्न बोलता हूँ उसको, है ना। सदर्न इंडिया में क्या होता है कि रिवर्स जो है वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और किधर जाती हैं, ईस्टर्न घाट की तरफ। कोस्टल क्या होता है, कोस्टल का मतलब होता है वो वाला एरिया जहाँ पर ज़मीन वाटर को टच करती है, या वाटर ज़मीन को टच करता है, वो एरिया कैसा कहलाता है, कोस्टल एरिया कहलाता है। तो समुद्र जहाँ पर वेस्ट, ईस्ट और ईस्टर्न साइड पे किसको टच करता है, लैंड को टच करता है, तो ईस्टर्न घाट, सॉरी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं। कौन से वाले, जहाँ पर सी किसको टच करता है, ईस्टर्न साइड, किसकी, इंडिया की, है ना, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलरली इन द डेल्टास, यहाँ पे रिवर्स डेल्टास फॉर्म करती हैं। कुल मिला के बात ये है कि भाई वेस्टर्न साइड से इंडिया के वेस्टर्न घाट से रिवर्स निकलती हैं, ईस्टर्न घाट की तरफ जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर मिट्टी जो रिवर अपने साथ लेकर जाती हैं वो वहाँ पर जमा कर देती हैं, इसीलिए वहाँ पर प्लेन्स पाए जाते हैं, है ना, एलुवियल प्लेन्स, ठीक है। अब ये रिवर्स कौन सी है, तो ये महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी रिवर्स हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आगे देखते हैं। तो एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड। इसमें एलुवियल सॉइल जो होती है, तो एलुवियल सॉइल के मिट्टी के जो कण जो होते हैं, है ना, पार्टिकल्स होते हैं, वो साइज़ के अनुसार उनके साइज के बेसिस पे उनको 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब इसका हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, एज के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ लेते, पढ़ लेते पहले थोड़ा सा। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर। ऊपर जो होंगे पहाड़ों की तरफ क्या होगा, मिट्टी के कण ज़्यादा बड़े पाए जाएंगे, नीचे जैसे पहुँचते जाएंगे वैसे ही कण छोटे छोटे होते जाएंगे, पार्टिकल साइज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप, ये छोड़ो, यहाँ से आ जाओ, चलो अपार्ट फ्रॉम से, है ना, यहीं से देखो। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। सॉइल को हम उनकी उम्र के आधार पर भी, है ना, कितनी पुरानी कितनी नई सॉइल है, क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि खादर या बांगर सॉइल, ठीक है, खादर और बांगर सॉइल। खादर सॉइल जो होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल कहलाती है, बांगर सॉइल जो होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल कहलाती है। हालांकि वैसे तो पूरी की पूरी एलुवियल सॉइल ही बहुत ज़्यादा क्लासीफाई जाती है, फर्टाइल होती है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर इन दोनों में भी कंपेयर किया जाए, बांगर और खादर में, तो खादर जो होती है ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है इन कंपेरेटिव टू बांगर। अब न्यू एलुवियल सॉइल जो होती है, रिवर्स जो होती है हर साल अपने साथ लेकर आती हैं, जब रिवर्स बाढ़ लेकर आती हैं, है ना। और बांगर पुरानी नदियाँ कहीं बहा करती थी, नदियाँ पहले कहीं पर बहा करती थी, वहाँ पर नदियों ने जो मिट्टी जमा करी थी वो बांगर मिट्टी कहलाती है। बांगर के पार्टिकल्स का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है इन कंपेरिजन टू खादर, तो खादर थोड़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है इन कंपेरिजन टू बांगर। अब एलुवियल सॉइल, ये बात आ गई, वही वाली बात है कि पूरी बहुत फर्टाइल होती है, वैसे खादर ज़्यादा फर्टाइल होती है ना। अब इसमें वो न्यूट्रिशंस देख लो क्या है, इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, प्रोपोर्शंस, एडिकेट प्रोपोर्शंस ऑफ द न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जैसे पोटास हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया, लाइम हो गया, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द, यहाँ पे शुगर केन भी उगा सकते हैं आप, है ना, धान की खेती कर सकते हैं, पैडी गेहूँ की खेती कर सकते हैं, और दूसरे क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा कैसी होती है, फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। रीजन्स ऑफ द एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, इसीलिए यहाँ पर बहुत खेती करी जाती है, पानी भी मिलती है, मिट्टी भी अच्छी होती है ना, कोई रिवर्स के पास का एरिया होता है इसलिए समझ में आया। और सारी चीज़ अच्छी होती है, इसीलिए ज़्यादातर लोग यहीं पर रहना पसंद करते हैं। अब वो सारी जगह जहाँ पर क्या होता है, जो सूखी ज़मीनें होती हैं और मिट्टी अल्कलाइन होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से
मतलब क्या बोलते हैं, थोड़े फर्टिलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल करके, जहाँ पर मिट्टी सूखी होती है, ड्रायर एरियाज होते हैं, वहाँ पर खेती क्या करके, सिंचाई करके, इरिगेशन करके भी खेती करी जा सकती है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सॉइल पर, जिसका नाम है ब्लैक सॉइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी, ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल जो होता है, दी सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर। ये कैसे होती है, मिट्टी का कलर जो होता है कैसा, ब्लैक होता है। एंड आर ऑल्सो अवेलेबल, और सॉरी हाँ एक और बात है, इस सॉइल का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, और इस मिट्टी को हम कई सारे और नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक नाम इसका रेगुर होता है, REGUR सॉइल। ये आप देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है ना, यही वाला। अब ब्लैक सॉइल जो होती है वो क्या होती है, कॉटन की खेती के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, अच्छी होती है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। अब ये मिट्टी बनती कैसे है ना, ये मिट्टी बेटा ऐसे बनती है कि क्या होता है, वल्केनोज होते हैं, तो वल्केनोज के अंदर क्या होता है, मॉल्टन मटेरियल होता है, पिघली हुई रॉक्स होती हैं। तो जब तक वॉल्केनो को अंदर रहती हैं तब तक तो मैग्मा कहलाती हैं, और जैसे ही वो वॉल्केनो इरप्शन होता है, फटता है, तो फटने के बाद जैसे वो बाहर निकल के आता है मैग्मा, तो उसको हम लावा बोलते हैं। अब वो लावा निकल आता है बाहर, तो लावा धीरे धीरे ठंडा होगा, कंडेंस होगा, फिर धीरे धीरे ठंडा होकर रॉक्स का फॉर्म ले लेता है। तो वही रॉक में जब वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेसेस होती हैं, उसके बाद जो सॉइल फॉर्म होती है, उस सॉइल को हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज बिलीव दैट द क्लाइमेटिक कंडीशन along with the parental rock are the important factors for the formation of the black soil, है ना। पेरेंटल रॉक के साथ साथ क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप में ज़्यादा पाई जाती है। बेसाल्ट रॉक कैसी होती है, जो ज़मीन के नीचे से आती है, जिसमें निफे ज़्यादा पाया जाता है ना, नेकिल और फेरस। ठीक है, स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट। अब ये पाई कहाँ पर पाई जाती है बेटा जी, ये पाई जाएगी, देखिए आप ऐसे देख लीजिए, आप थोड़ा परेशान हो गए समझेंगे कैसे, तो आप एरिया समझ लो। एरिया समझोगे आप तो ऐसे समझिए, एरियाज ये हो गए आपका, गुजरात हो गया, गुजरात के बाद आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और महाराष्ट्र हो गया। मेजरली यहाँ पर ये पाई जाती है। गुजरात को आप सौराष्ट्र के नाम से पढ़ोगे, MP को आप मालवा के नाम से, और मध्य प्रदेश के नाम से ही पढ़ोगे। छत्तीसगढ़ है ना, मालवा थोड़ा सा यहाँ से चलते हुए कहाँ पहुँच जाता है, महाराष्ट्र में पहुँच जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और महाराष्ट्र पर्टिकुलरली है ही, तो नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में तो पाया जाता है, इसीलिए उसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, थोड़ा सा साउथ ईस्ट में भी है ना, कृष्णा कावेरी की वैली जो है वहाँ पर। ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स। अब ब्लैक सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं बहुत कैसे होते हैं, पतले पतले पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये सॉइल जो होती है इसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी। क्या होती है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसीलिए थोड़ा सा पानी पड़ने पर ही चिपचिपी हो जाती है। इसीलिए इसमें खेती करने के लिए क्या होता है, प्री मानसून सावर जो होता है, जब हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ती है, बौछार पड़ती है, तभी इस खेती में इस मिट्टी को क्या कर दिया जाता है, प्लफिंग, इसकी टिलिंग करा दी जाती है, प्लफिंग करा दी जाती है, जुताई करवा दी जाती है। ठीक है, और क्या होता है, तो ज़्यादा मिट्टी पड़ जाती है, तो मतलब ज़्यादा पानी पड़ जाता है, तो ये कैसी होती है, चिपचिपी हो जाती है। इसमें न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे अभी, एक मिनट, इससे पहले एक और बात करते हैं। ये देखिए पिक्चर जो दिख रहा है ब्लैक सॉइल का, इसमें क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं मिट्टी में। ये कब होता है कि जब मिट्टी में क्या होता है कि जब गर्मियों के सीजन में जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, तो ये मिट्टी कैसी होती है, चटक जाती है ना, क्रैक्स डेवलप होते हैं, और इन क्रैक्स के थ्रू एयर इसमें एंटर कर जाती है, इन क्रैक्स में। फिर जब इसकी टिलिंग होती है शावर पड़ने के बाद, है ना, प्री मानसून शावर के बाद, तो क्या होता है, वो एयर जो होती है सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है, तो सॉइल एयरी हो जाती है, जो काफ़ी फ़ायदा करती है। अब इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं बेटा जी, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है ना, और इसके साथ साथ ये ना मैप अभी बताएंगे हम, अगली वीडियो में कराएंगे। लाइम ये पाया जाता है। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, ये समझने वाली बात थी। न्यूट्रिएंट्स तो बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट कम पाया जाता है ना। अब देखिए आगे क्या होता है, दे डेवलप डीप क्रैक्स, बताई दिया हमने, हॉट वेदर में दरारें पड़ जाती हैं, विच हैव द प्रॉपर एरेशन, जिससे एयर एंटर कर जाती है, तो एयर ही सॉल्व हो जाती है। ठीक है, दीज सॉइल्स आर स्टिकी, ये कैसे चिपचिपी हो जाती हैं जब ज़्यादा पानी पड़ जाता है ना, और इस पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन पर कब खेती करी जाती है, मतलब इनकी टिलिंग कब करी जाती है जब प्री मानसून शॉवर जो होता है तब करी जाती है। तो अब हम नेक्स्ट सॉइल पर पहुँचते हैं, जिसका नाम है रेड एंड येलो सॉइल। चलो बेटा आगे देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक समझते हो, आग्नेय चट्टान बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो इग्नियस रॉक्स पर डेवलप होती है। ठीक है, कैसी जगह पर पाई जाती है, ऐसी जगह पर पाई जाती है जहाँ पर क्या होता है, बारिश कम होती है, लो रेनफॉल वाले एरियाज होते हैं, है ना। अच्छा, और कहाँ पर पाई जाती है, ईस्टर्न, अभी दिखा देंगे हम,
ठीक है, एरिया में दिखा दूंगा आपको। ये सॉइल होती कैसी है, ये सॉइल रेड एंड येलो कलर नाम से पता चलता है। इस सॉइल को 2 कलर होते हैं और इनिशियली इस सॉइल का कलर होता है रेड। एक्चुअली इसमें फेरस कंटेंट आयरन ज़्यादा पाया जाता है। तो आयरन का क्या होता है कि आयरन जब उसको ओपन में रहता है, मॉइस्चर उसको मिल जाता है, तो उसमें रस्टिंग शुरू हो जाती है। रस्टिंग के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वैसे ही इस सॉइल में क्या होता है, ज़्यादा मिट्टी वो पाई जाती है, क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है इस मिट्टी में। तो आयरन ज़्यादा पानी वाने से जब इस मिट्टी को पानी मिल जाता है ना, हाइड्रेट हो जाती है। तो हाइड्रेट होने पर, पानी मिलने पर ये इसका क्या होता है, आयरन का डिफ्यूजन हो जाता है और है ना, रस्टिंग शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से सॉइल अपना कलर चेंज कर लेती है और फिर रेड से ये कैसी होती है, येलो सॉइल हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ये एरिया बता रहा है येलो सॉइल, रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ द। अब देखो इसको समझने का सीधा तरीका, रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पाई जाती है, साउथ नॉर्थ वाले पोर्शन से एलिवल सॉइल से देखना है ना, मैप अभी हम दिखा देंगे। तो क्या होगा, आप इसमें से ब्लैक सॉइल और एलिवल सॉइल वाला रीजन हटा दो, फिर मेजरली जो रीजन बचेगा वो आपका रेड एंड येलो का रीजन बचेगा। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ जाते हैं। तो साउथ पार्ट ये यहाँ पे पाई जाती है, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा, ये हमने कर ही लिया। कहाँ पे पाई जाती है, ये सारा हो गया। दी सॉइल्स डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन और, है ना, क्या होता है जब इसमें ये आयरन जो पाया जाता है उसकी वजह से डिफ्यूजन हो जाता है, तो ये क्या करती है, अपना कलर डेवलप कर लेती है और कैसी होती है, येलो हो जाती है। कब, जब इसको पानी मिल जाता है। तो यही इसका रीजन था मेन। रेड एंड येलो में आपको ये प्रिपेयर करना है कि ये रेड से येलो कैसे हो जाती है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इसके अंदर क्या पाया जाता है ना। तो लो रेनफॉल वाले एरिया में आयरन ज़्यादा पाया जाता है, डिफ्यूजन की वजह से अपना कलर रेड से येलो कर लेती है। एरियाज हमने बताई दिया आपको। नेक्स्ट सॉइल पे हम पहुँचते हैं जिसका नाम है लेटराइट सॉइल। लेटराइट वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें लेटर का मतलब होता है ब्रिक। होता है क्या है, ये सॉइल वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी हाई रहता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है ना, वेट एंड ड्राई सीजन में। अब होता क्या है कि लेटर का मतलब ये ब्रिक, ब्रिक मतलब होता है ईंट। होता क्या है कि जब पानी ज़्यादा पड़ता है ना, तो पानी ज़्यादा पड़ने की वजह से क्या होता है, पानी ज़मीन में नीचे जाने लग जाता है ना। इन्फिल्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, लीचिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। पानी का ज़मीन में नीचे जाना क्या कहलाता है, इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो पानी तो ज़मीन में नीचे चला जाता है, लेकिन क्या होता है वो सॉल्ट जो होते हैं वो जम जाते हैं वहीं पर, है ना, पढ़ लेते हैं, समझा भी देखो। तो लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन बता दिया क्लाइमेट, है ना। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, ठीक है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग, लीचिंग पानी का जमीन में जाना अंदर। इंटेंस लीचिंग की वजह से फॉर्म होती है ड्यू टू हैवी रेन, है ना, बहुत ज़्यादा बारिश होती है इसी वजह से फॉर्म होती है। लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली क्या है, डीप टू वेरी डीप सॉइल्स होती है, बहुत अंदर तक पाई जाती है। और मिट्टी जब ज़्यादा में पानी जब ज़्यादा लग जाता है, ज़्यादा पानी पाया जाता है ना, तो मिट्टी में जब ज़्यादा पानी दे दिया जाता है तो कैसी होती है, एसिडिक हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसमें न्यूट्रिएंट्स भी कम पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी इसमें पाए जाते नहीं है ना, क्योंकि धूप बहुत पड़ती है हाई टेम्परेचर वाले एरिया से, वैसे वो खत्म हो जाते हैं। वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये जगह बता दे रहे हैं। महाराष्ट्र में, है ना, एडिशा के कुछ क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में, बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है अपना कुछ क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। ठीक है, अच्छा ये डिसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ह्यूमस में रिच होती है, इसके अंदर ह्यूमस बताया था ना हमने, डेड एंड डेकेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो सारी चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन, यही वाला है क्या, हाँ, वह अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड सेमी एरिड इन्वायरमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, है ना। लेकिन ऐसी जगह पर क्या होता है, सेमी एरिड एरिया जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर क्या होती है, इसमें ह्यूमस कम पाई जाती है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द देयर क्या है, पोजिशन ऑन द लैंडस्केप। ये दिखाया भी है, देखो लेटराइट सॉइल का पिक्चर, है ना। तो देखिए क्या है, दे आर प्रोन टू इरोजन, प्रोन टू मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है यहाँ पर किसकी, इरोजन की, और डिग्रेडेशन की भी। डिग्रेडेशन मतलब सॉइल इनफर्टिलिटी का, है ना। अच्छा पढ़ाई था ना, सॉइल की फर्टिलिटी कम होना डिग्रेडेशन कहलाता है। ड्यू टू देयर पोजीशन, किसकी वजह से, क्योंकि लैंडस्केप पे पहाड़े वाले क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, क्योंकि इस मिट्टी में क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है तो एसिडिक हो जाती है, तो कुछ फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल करते हुए, है ना, लाइम पाउडर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए उसके बाद इसकी खेती करी जा सकती है। पर्टिकुलरली कहाँ पर पाई जाती है, ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, जो ब्लू हिल्स वाला, जो नीलगिरी वाला रीजन है वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। इसमें खेती में काजू वाजू बड़ा बढ़िया होता है यहाँ पर, है ना, केशू जिसको बोलते हैं, ये खूब अच्छा होता है। ठीक है, कॉफ़ी भी होती है यहाँ पर, टी भी होती है। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका कर लिया हमने। एरिड सॉइल बोलते हैं। एरिड सॉइल कैसी वाली सॉइल होती है, ये रेगिस्तान वाली सॉइल होती है। एरिड सॉइल हाई टेम्परेचर वाले एरिया में पाई जाती है, जिसके अंदर मॉइस्चर कम होता है, ह्यूमस भी कम होता है। टेम्परेचर की वजह से ह्यूमस क्या होता है, खत्म हो जाता है। पानी
कम पाया जाता है और पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, इवेपोरेट जल्दी हो जाता है। तो इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, वाटर में सॉल्ट पाया जाता है, सॉल्ट इवेपोरेशन नहीं होते, सॉल्ट तो वहाँ पर जमे रह जाते हैं, वाटर इवेपोरेट हो जाता है थोड़ा बहुत अगर होता भी है तो मॉइस्चर, है ना। तो दे आर जनरली सैंडी, कैसे होता है, रेत के तरीके को होता है और नमकीन होती है, क्योंकि वाटर जो होता है वो इवेपोरेट कर जाता है, सॉल्ट वहीं पर ज़मीन पर रह जाते हैं, इसलिए कैसी पाई जाती है, सलाइन पाई जाती है, नमकीन। अच्छा, इसीलिए कहीं कहीं पर तो इतना ज़्यादा सॉल्ट पानी में पाया जाता है कि पानी को इवेपोरेट करके ही वो क्या बनाया जाता है, सॉल्ट बनाया जाता है। और ये यहाँ पर होता भी है, नेचर भी बिल्कुल ऐसे ही करता है ना। अच्छा, ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कैसा होता है, ड्राई होता है, सूखा होता है, हाई टेम्परेचर होता है, एवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते और इसमें ह्यूमस बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे क्या होता है, कैल्शियम कंटेंट जो होता है NaCl, तो Na तो बेटा रह जाता है, उड़ जाता है, और Cl जो होता है वो ज़मीन में नीचे जमा हो जाता है, Cl मतलब कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या कर देता है, वो कंकड़ जैसे फॉर्म कर लेता है ज़मीन के नीचे, है ना। कैल्शियम कंटेंट नीचे ज़मीन के ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो कंकड़ लेयर फॉर्मेशन नीचे कैसी होती है, कंकड़ की लेयर बन जाती है बॉटम में, ठीक है, जिसकी वजह से पानी थोड़ा बहुत जाता भी है, जाना भी चाहे तो ज़मीन में नीचे नहीं आ पाता, वही सॉल्ट जम जाता है, आप इसको ऐसा समझ लो। तो NaCl हो गया, Cl मतलब कैल्शियम कंटेंट अंदर ज़्यादा जमा हो जाता है, अंदर ज़मीन के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ही, है ना, मेन लेयर के। अच्छा, अब क्या किया जा सकता है, इस पर खेती करी जाए तो कहाँ पर कैसे करी जा सकती है, अब खेती करी जा सकती है क्योंकि सॉइल कैसी है, ज़्यादा सूखी रहती है, यहाँ पर पानी की कमी नहीं होती, तो पानी दो, इरीगेशन करने के बाद, सिंचाई करने के बाद अच्छी तरीके से इस पर खेती करी जा सकती है। और ये केसेस जो हैं आपको एरिड सॉइल के केसेस मिलेंगे वेस्टर्न राजस्थान में, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है, फॉरेस्ट सॉइल ऐसी सॉइल होती है जो कहाँ पर पाई जाती है बेटा जी, फॉरेस्ट सॉइल ऐसी सॉइल होती है जो फॉरेस्ट वाले एरियाज में पाई जाती है ना। अच्छा, हिली एरियाज, माउंटेन्स रीजन जो होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, बारिश तो खूब अच्छी ठीक ठाक होती है, जंगल भी यहाँ पर होते हैं, है ना। तो इस पर क्या होता है, ह्यूमस भी ठीक ठाक यहाँ पर पाई जाती है। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट। अब क्या होता है, सॉइल कैसी वाली पाई जाएगी, टेक्सचर जो है ना, तो वो सॉइल वेरी करता है माउंटेन की हाइट पर, कितना ऊपर तक जाता है, तो हर हाइट के हिसाब से ये चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे लोमी सॉइल पाई जाती है, दे आर लोमी एंड सिल्टी इन द वैलीज साइड, जबकि ऊपर जाकर पत्थरों का साइज बड़े बड़े, पार्टिकल साइज बड़े बड़े पाए जाते हैं, नीचे आकर पार्टिकल का साइज छोटे हो जाएंगे, ये तो समझ भी पता है हमें। पहाड़ों पर ऊपर पार्टिकल साइज कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और नीचे आकर पार्टिकल साइज कैसे होते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। अब स्नो कवर्ड एरियाज जो होते हैं, जहाँ पर क्या होती है, बर्फ घरी रहती है, तो हिमालय में, है ना, द सॉइल एक्सपीरियंस डिनुडेशन एंड आर एसिडिक, पानी ज़्यादा होने की वजह से कैसी होती है, एसिडिक हो जाती है, डिनुडेशन बाढ़ वगैरह आती रहती है, और ह्यूमस कंटेंट लो पाया जाता है, ठीक है। द सॉइल फाउंड इज इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एवेलेबल फेंस आर फर्टाइल, ठीक है। एलिवेल फेंस मतलब नीचे की तरफ पे क्या होगा, नदियाँ आएंगी, नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेकर आएंगी, तो वो वाली मिट्टी फर्टाइल होली ही है। ये हो गया काम हमारा। अब बचता है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या कहलाता है, देखो ये डेफिनेशन दे रखी है सॉइल इरोजन को, बिल्कुल एग्जैक्ट याद कर लो, एग्जैक्ट कॉपी मार देना। द डिन्यूट्रेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज द सॉइल इरोजन। जो मिट्टी ये क्या होती है, ऊपरी वाली सबसे लेयर जो होती है, टॉप मोस्ट लेयर किसकी, सॉइल की, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है, जब ये किसी तरीके से बह जाती है, चली जाती है एक जगह से दूसरी जगह, है ना, तो इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन। अब सॉइल इरोजन भी होता रहता है, मिट्टी बहती भी रहती है, मिट्टी बनती भी रहती है, एक साथ चलती रहती है, लेकिन जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं ज़मीन का, उस तरीके से हमने स्पेस को क्या कर दिया, जितने टाइम में ये सॉइल अपने आप को रिचार्ज कर सकती थी या दोबारा बनाती थी, उससे कहीं पहले ही हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, है ना, और मतलब इसके प्रोसेस से पहले ही इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। सो समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे कि अब ये देखिए सॉइल इरोजन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मतलब सॉइल इरोजन किस वजह से होता है, ये फैक्टर्स यहाँ पे बताए गए। तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये वही सारी चीज़ें हैं, बस आप याद कर लो, वही जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं, कंटिन्यू वही बार बार चीज़ें रिपीट होगी। डिफॉरेस्टेशन होगा, ओवरग्रेजिंग होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ माइन साइट्स, माइनिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होता है ना। अच्छा, नेचर भी सॉइल इरोजन करता है, जैसे विंड होता है, ग्लेशियर्स होता है, वाटर होती है, इनसे भी सॉइल इरोजन होता है ना। मिट्टी बह जाती है ना, मिट्टी पानी बहा के ले जाता है और हवाएं बहा के ले जाती हैं, है ना, इसी तरीके से। तो क्या होता है, जब आपने देखा है कि पानी किसी जगह पर हम जब छोड़ देते हैं, पानी मिट्टी पे गिरता है तो वहाँ पर गड्ढा कर देता है, नाली जैसी बना लेता है, तो ऐसे ही ये गली इरोजन कहलाता है। रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्ले सॉइल, तो पानी जब बहता है तो वो मिट्टी को क्या कर देता है, काट देता है, और काटने के बाद वो नाली ऐसी बन जाती है ना, डीप चैनल्स बन जाते हैं, तो इस वाले को हम गली इरोजन कहते हैं। ऐसे इरोजन को, जब मिट्टी कट जाती है, नाली की तरह से बन जाती है पानी में, सॉरी मिट्टी में,
पानी जब नाली ऐसी बना देता है काट काट कर, तो उसको हम गली इरोजन कहते हैं। द लैंड बिकम्स अनफिट, और ऐसी ज़मीन पर खेती करी नहीं जा सकती। चंबल वाले केसेस में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो जिस ज़मीन पर खेती नहीं करी जा सकती वो ज़मीन कैसा कहलाता है? बैड लैंड कहलाता है। ठीक है, चंबल वाले एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। और चंबल वाले एरिया में इनको हम क्या बोलते हैं? रेवाइंस बोलते हैं। RAVINES लिखा है ना। अच्छा, समटाइम्स वाटर फ्लोज ऐसा सीट, कभी कभी पानी बाढ़ आ जाती है तो क्या करता है, वो जितना भी खेत पे क्या होती है मिट्टी होती है ना ऊपर वाली, सबको बहा ले जाता है, सबको बहा ले जाता है। इसीलिए ये वाला इरोजन क्या कहलाता है? सीट इरोजन कहलाता है। सीट मतलब एक चादर जैसी पूरी मिट्टी की, उसको सबको बहा ले जाता है, सीट इरोजन कहलाता है। अब मिट्टी क्या होती है? पानी, वो हवा भी होती है, हवा भी क्या करता है, जो मिट्टी ढीली मिट्टी होती है, लूज सॉइल जो होती है ना, उसको बाहर जाता है। अब ढीली मिट्टी से क्या मतलब है? मैंने बताया था ना, पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, तो वो क्या कर देते हैं, मिट्टी टाइट रहती है और सॉइल का इरोजन नहीं होता है। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन हो रहा है ना, पेड़ हटने से। तो क्या होगा? सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स क्या क्या होंगे? सॉइल कंजर्वेशन के मेथड होंगे, मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि मिट्टी को हमें बचाएं भैया, इरोजन नहीं होने दें, नहीं तो क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी कम हो जाएगी ज़मीन की, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सॉइल कंजर्वेशन करना पड़ेगा। कंजर्वेशन करने के तरीके क्या है? देखिए बता रखे इसने, नाम लिख लीजिएगा सबके, है ना। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट, अच्छा ये अभी वहीं पर इरोजन है ना। सॉइल इरोजन ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, हाँ फार्मिंग सही तरीके से लोग नहीं करते खेती, उससे भी सॉइल इरोजन होता है। जैसे कि क्रॉप रोटेशन ना करना, एक ही खेती को बार बार करते रहना, ज़्यादा इरीगेशन का इस्तेमाल करना, है ना, और आप कह सकते हैं कि ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। ठीक है, जिससे सॉइल इरोजन होता है। सही तरीके से खेतों की प्लफिंग ना करना, गलत तरीके से प्लफिंग करना, है ना। काउंटर लाइन्स बनाते हुए प्लफिंग करा, काउंटर लाइन्स चैक्स जैसे बना देते हैं ना, ऐसे करके लाइन ऐसे ऐसे करके काउंटर लाइन्स बना के, है ना। और देख के मिट्टी का स्लोप देख के कि मिट्टी का स्लोप मतलब ज़मीन का स्लोप किस तरफ है, उस तरीके से समझ के उस चीज़ों को खेती करें। अलॉन्ग द काउंटर लाइन्स एंड कैन डेसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर, तो इस तरीके से जब आप खेती करते हो तो ना क्या होता है, पानी की स्पीड जो होती है बहने की वो कम हो जाती है, तो उसी से क्या होता है, इरोजन नहीं होता है ना। जिसको हम काउंटर प्लफिंग करते हैं। एक बार देख लीजिएगा इसको, है ना, पिक्चर्स वगैरह देख लीजिएगा तो सब अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सॉइल कंजर्वेशन का मेथड है क्या? काउंटर प्लफिंग हो गया और टेरेस फार्मिंग हो गया, है ना। स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस, आपने देखा वो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं, वो सीढ़ी ऐसी बना लेते हैं ना खेतों पर, उस पर पहाड़ों पर, फिर उस पर खेती करते हैं। देखा ना, काट काट के ऐसे पहाड़ आते हैं नीचे से, यहाँ पर एक चैनल दूसरा चैनल ऐसे सीढ़ी जैसे बना लेते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, टेरेस कल्टीवेशन बोलते हैं, है ना। ठीक है, The western and central Himalayas have well developed terrace farming, सही बात है। Large fields can be divided into strips, और फिर बड़ी बड़ी जो ज़मीनें होती हैं उनको आप स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दीजिए, और जो खाली जगह बचती है वहाँ पर क्या कर दीजिए, घास उगा दीजिए, है ना। तो ये क्या कहलाती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाती है। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स, अब क्या होता है, मिट्टी जो खाली ज़मीन होती है उसमें क्या होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मिट्टी लूज़ होगी तो वो क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप घास भी उगाती है तो वो मिट्टी क्या करें, पकड़ के रखेगी, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। अब पेड़ों की एक लाइन लगा दीजिए, मैंने बताया ना, पेड़ों को ऐसे एक लाइन में लगाते चले जाइए। जैसे क्या होता है, सड़कों पर, रोड्स पर जो पेड़ लगे रहते हैं तो शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। शेल्टर बेल्ट्स क्या करते हैं, मिट्टी जब हवा उड़ा कर मिट्टी को ले जाती है, बहा कर ले जाती है, तो क्या करेगी, पेड़ों से टकराएगी तो उसका फ्लो क्या होगा, स्लो होगा, तो ज़्यादा मिट्टी को दूर बहा कर नहीं ले जा पाएगी। इसके साथ साथ क्या है कि अगर पानी भी मिट्टी को बहा कर ले जाता है तो वो पानी क्या होगा, पेड़ों से टकराएगा और उसका भी फ्लो होगा, है ना। इस तरीके से ये बहुत सारे तरीके होते हैं किसके, सॉइल कंजर्वेशन के। सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन में रेगिस्तान को बढ़ने से रोकना है तो इसका करना पड़ेगा, वही कांटेदार झाड़ियाँ उस पर उगाओ, है ना। तो कांटेदार झाड़ियाँ ही वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगी, और वो अगर उगाती हैं तो वो क्या करेंगी, उसकी जड़ें जो होती हैं मिट्टी को पकड़ेंगी तो वो बढ़ेगा नहीं वहाँ से, है ना। तो ये सारे तरीके थे किसके, कंजर्वेशन के। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर हो गया बेटा जी हमारा फिनिश। आप देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी एग्जाम्स। तो आप एक मेरी रिकमेंडेशन है क्या है कि अपना चैप्टर रीडिंग जो है कई बार, जितनी टाइम्स हो सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स, है ना। मल्टीपल रिविजन्स इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसकी रीडिंग लगाए, चैप्टर एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट, और साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी। इसके साथ ये हमारा चैप्टर होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के डालूंगा। थैंक यू।